अभी जिस तरह से पूरे तमाम, क्योंकि मुंबई में हुआ तो बॉलीवुड के तमाम लोग वहां पर पहुंचे, हर धर्म जाति के लोग वहां पर पहुंचे, बहुत लोग की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अंग्रेजी पर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी जो है वो कुछ भी हो, अब ये बात सही है कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदी में हमें बोलना चाहिए ताकि दूसरा भी व्यक्ति सुने। और अंग्रेजी बोलनी अगर इतनी अच्छी आती है तो इतनी अच्छी बोले कि अंग्रेज भी हमारी टिकट लेके आए और हमें सुने, अगर आपको आती है तो। यानी ये तो सवाल सीधा है कि आप मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी मजबूती पे रहिए, दूसरे के में जाने में ना आप इधर मजबूत रहते हैं ना उधर रहते हैं। तो हाँ नहीं, आपको लगता है भाषा भूषा भोजन भजन, ये इस पर तो जोर है ही संघ का। और ये है कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा भोजन है, जो हमारी भाषा है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। ये संघ का एक बड़ा एक उद्देश्य है। तो उसी दिशा में उन्होंने वो कहा है कि जो संस्कार हैं वो हमारे अपने हैं और वो रहना चाहिए। इंग्लिश जरूरी है, अंग्रेजी भाषा के बिना काम नहीं चलता, उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ना या अपनी भाषा को कमजोर करना वो ठीक नहीं। तो बॉलीवुड में भगवाकरण पूरा हो जाएगा इससे? नहीं, इससे बॉलीवुड में भगवाकरण होगा कि नहीं ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि इस तरीके से होना चाहिए। अब जितने लोग बात मान लें तो बात मान लें। तो मतलब ये सारे एजेंडे जो हैं, हिंदी बोलना या फिर जिन जिन बातों का जिक्र वो कर रहे हैं, एक 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 विचार, एक माइंडसेट को चेंज करना, बैकग्राउंडिंग में तो एक तरह से 29 से पहले ये सारी चीजें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सामने आई चुकी है ना। यानी कि अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की अगर काम ऐसे शुरू हो गया है तो नहीं, ये उसका वो ये चुनाव का एजेंडा नहीं है इनका। ये 100 वर्ष की जो आरएसएस की जो कार्यकलाप है उसका एक हिस्सा है। अब उस जैसे कल उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि क्या भाजपा की सत्ता में आने से संघ को फायदा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, संघ का कार्य बढ़ा, संघ का क्षेत्र व्यापक हुआ, उससे भाजपा को फायदा हुआ, उससे उनको फायदा हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। तो क्लियर है वो। कैसे तो फायदा नहीं इससे होगा? ये है कि संघ का प्रभाव बढ़ रहा है, उसका भाजपा फायदा उठा रही है, उठा सकती है, क्योंकि वो उसकी बात मानती है, उसके विचार परिवार की है तो उठा लेती है। कोई और दल उनके विचार परिवार का हो जाएगा, वो फायदा उठा लेगा। मतलब आरएसएस को कैसे फायदा नहीं हुआ? आरएसएस के बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पावर सेक्टर में चले गए हैं, जैसे कि हम ये अभी चर्चा कर रहे थे, इतने तमाम मुख्यमंत्री मंत्रियों की बात कर रहे हैं, पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड रहा, मैंने ये कहा उनका बैकग्राउंड रहा संघ से, पर वो तो भाई आखिरी में आपको आके संगठन में काम करना पड़ता है, उसमें प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। भाजपा में आके भी सरल नहीं ना, जनता के बीच में आप जाओगे, पहले चुनाव जीतो, चुनाव जीतने के बाद में फिर काम अच्छा करो, फिर मंत्री बनो, फिर मुख्यमंत्री बनो, ऐसा है ना। काम तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। डायरेक्ट कोई टिकट मिल जाती है ऐसा नहीं होता ना कभी भी, संघर्ष तो आपका जमीन पे ही है। क्योंकि कोई संस्था लोगों से मिलके बनती है और वही लोग अगर पावरफुल हो जाते हैं और एक सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो जाहिर है कि संस्था को भी फायदा हो ही रहा है। मतलब ये शब्दों की एक जादूगरी लग रही है मोहन भागवत की यहाँ पे। जो वो बोल रहे हैं वो पटल मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर सामने हो रहा हो, समझ में आए। मतलब नहीं, अब उसके मायने निकालने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वही मानना चाहिए। क्योंकि आरएसएस प्रमुख अब उस ओहदे पर हैं या उस जगह पर हैं कि जहां से कोई और मायने उनके होना या उनका ब्रॉड वे में, तो वो नीतिगत बात ही करते हैं और वही बताते हैं वो। यानी कि मोहन भागवत जो है, अब वो 100 साल, अब ये 100 वर्ष वाला इनका एक दिल्ली का हुआ था प्रोग्राम, गणपति पूजा के दौरान की बात है वो, और एक अब ये हुआ है। इसके नहीं, अभी इससे पहले कोलकाता में भी हुआ था। कोलकाता में भी हुआ है उनका। इनके 4 बड़े प्रोग्राम होने थे, शायद एक और अभी दक्षिण में कहीं होगा, या मेरे ख्याल से मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद बेंगलोर में कभी हुआ है। लेकिन एक और बड़ा प्रोग्राम उनका होना, 4 बड़े प्रोग्राम ऐसे होने थे उनके, ये तीसरा था, मेरी जानकारी में तीसरा था, हो सकता है चौथा हो गया हो। तो पश्चिम बंगाल की जो मजबूत आरएसएस के जो मजबूत गढ़ हैं उसमें पश्चिम बंगाल भी आती है क्या? आरएसएस के मजबूत गढ़ उस तरीके से पश्चिम बंगाल में उतना मजबूत काम नहीं है, लेकिन हाँ, काम तो वर्षों से स्वयंसेवक कर ही रहे हैं वहां। मतलब अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कौन सी स्टेट्स है जहां पर आरएसएस सबसे स्ट्रॉन्ग से जिसे हम चलते हैं देखते हुए? अब जहां मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है,
महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। यूपी है, इसमें तो मजबूत है ही। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में? नॉर्थ ईस्ट में संघ बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। साउथ में भी है, पर साउथ में उस तरीके से अभी उतने मजबूत नहीं है जितने इधर हैं। क्योंकि अमित शाह एक तरफ पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, एक लक्ष्य लेके बैठे हैं कि केरल में सरकार बनानी है। तो केरल में और बंगाल में सरकार बनाना बहुत पुराना लक्ष्य है। वो वैचारिक लड़ाई भी है, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट की वो वैचारिक लड़ाई भी है वामपंथियों से, तो वो भी उसका एक बड़ा कारण है। तो वो लक्ष्य है और बहुत बड़े लंबे समय से लक्ष्य है। अब कब पूरा हो पाएगा ये देखने की बात है, लेकिन ये बहुत पुराना लक्ष्य है। त्रिपुरा भी जीतना एक लक्ष्य था। त्रिपुरा इनका लेफ्ट के बड़ा गढ़ था त्रिपुरा, और माणिक सरकार को बहुत लंबे समय बाद हटाया और बने विप्लव देव। तो वो तो वैचारिक लड़ाई है। केरल जो है वो वैचारिक लड़ाई का एक बड़ा वो है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना है, बड़ा लक्ष्य है कि केरल से किसी भी तरीके से उन्हें केरल में जीतना है। वो वैचारिक लड़ाई, बड़ी लड़ाई है वो, जिसके लिए स्वयं सेवक हों, भाजपा वाले हों, काफी वहाँ संघर्ष होता है, काफी जाने गई हैं वहाँ, प्राण भी की भी आहुति हुई है उनके अनुसार। तो वो एक वैचारिक लड़ाई है, तो उसका वो लक्ष्य उनका है, हमेशा से। अब कितने सफल हो पाते हैं, कब सफल हो पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य तो केरल उनका ही है। क्यों साउथ में इतनी वैचारिक लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान केरल में क्योंकि वामपंथी है, सीधी सी वामपंथियों से लड़ाई है उनकी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे जो बना हुआ है, उसके अलावा क्या मान के चला जाए कि केरल में अगर उन्होंने कंट्रोल लिया तो जाहिर है बाकी सारी स्टेट्स तो वैसे भी कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तमिलनाडु की अपनी प्रकृति है, द्रमुक अपनी तरीके से वहाँ पार्टियां हैं, वो अपना काम करती हैं। आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे आप तो वहाँ और एक अलग तरीके से। बस हाँ, ये जरूर है कि केरल जीतते हैं या कोई सा भी राज्य जीतते हैं तो उसके आसपास की सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उस पर थोड़ा बहुत तो असर आता ही। तो बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन वामपंथी बताया गया है पॉलिटिकल पार्टी में। डेफिनेटली, वो तो वैचारिक रूप से तो सबसे ज्यादा दूरी जो अगर है उनकी किसी से, तो वो वामपंथियों से ही है। और वो प्रेरित रहते हैं ज्यादातर चीन के माइंडसेट के साथ, वहाँ के। वो किसी से भी प्रेरित रहते हो, लेकिन चीन में भी चूंकि वामपंथी सरकार है तो रहते ही है। लेकिन बीजेपी की जो लड़ाई है वो वामपंथियों से ही है सबसे। लेकिन बिजनेस के पटल पे आते आते सारे विचार अलग हो जाते हैं। राजनीतिक दुश्मन वही है। हाँ नहीं, लेकिन बिजनेस के पटल पे आगे तो सारे विचार अलग हो जाते हैं ना सर। हाँ, वो अलग बात है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। होता ही है भाई। 89 में हमने देखा है कि एक ही पल्ले पर दोनों थे, वामपंथी भी भाजपा भी। बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया ही था, वो देखा था। तो राजनीति में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। वक्त के हिसाब से तय होगी ये चीज है, तो जाहिर है। हाँ, वक्त के हिसाब से तय होंगी, लेकिन वैसे जो वैचारिक जो लड़ाई है वो वामपंथियों से बहुत पुरानी है और वो रहेगी, वो हमेशा रहेगी लड़ाई है। अब वामपंथी बचे ही बहुत कम है, केरल में ही सरकार है उनकी, पर बाकी तो है नहीं ज्यादा। तो पर वो वैचारिक लड़ाई तो है उनकी। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में भी लोगों ने देखा है कि जेएनयू के साथ में जो जिस तरह से हमेशा एक विवाद रहा एबीवीपी का, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर भी एक ठीक है कि वहां हार जाए 1 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन जेएनयू किसी तरह से वहां पर कंट्रोल करना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज रही है। इसमें संघ का भी बहुत एक ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना वामपंथियों से लड़ने को लेके। नहीं, बिल्कुल, वो तो वैचारिक लड़ाई है, तो उसमें है ही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।